हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में यही कहना है कि जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ संभव है। ठीक है, जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ संभव है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो संभव नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ चीजें बता देना चाहते हैं। 5 बजे के टाइम आपको साइंस के जो क्वेश्चन हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। जो रेलवे में पूछे गए वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा, आपको मिलेंगे। उसके बाद अभी जो पढ़ाने चल रहा हूँ वो चैप्टर 5 है, क्लास 9 एनसीईआरटी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये है जीवन की मौलिक इकाई जिसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। और जो आपके पिछले चैप्टर पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चन आपको 5 बजे निश्चित टाइम पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, देखने की कोशिश करिएगा और प्रयास करिएगा कि उसको सीखें। ठीक है। हाँ, होता है ना, लाइट की वजह से एक आध 2 दिन से हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, पहले बीच में ठीक हुई थी, फिर गड़बड़ हो गया था। क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जो संस्था हो गई है प्राइवेट हो गई है। ठीक है, बिजली विभाग जो हो गया है प्राइवेट हो गया है। ठीक है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जो नियमित वर्कर काम कर रहे थे अब धीरे धीरे हट गया, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, 2 दिन से मुझे फिर डिस्टर्ब हुआ। 2 दिन पहले डिस्टर्ब हुआ था, फिर डिस्टर्ब हुआ, अब थोड़ा ठीक है। अब पता नहीं सही भी है कि नहीं, क्योंकि विश्वास खत्म हो चुका है। चीज़ें इतनी खराब होती जा रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या ही कहा था, जो मेरे ऊपर गुजर रहा है मैंने आपको बता दिया। भाई हो सकता है सबके यहाँ बढ़िया व्यवस्था, मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ लाइट को लेकर 4 दिन से प्रॉब्लम थी, अब जाकर ठीक हुई है। अब पता नहीं कब तक ठीक रहेगी, भगवान जाने। लेकिन जो है वो मैंने आपको बता दिया। नहीं तो मुझे पढ़ाने में कोई शिकवा शिकायत दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब जिससे मुझे दिखना है, भाई मेरे पास तो इन्वर्टर है नहीं, साफ सुन लीजिए, न मेरे पास इन्वर्टर है, न एसी है, न तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। जो है लिमिट सुविधाएं उसी से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो और वो सारी चीज़ें अपनी मेहनत से अचीव करेंगे, किसी की दया और दृष्टि नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गया। तीसरी चीज़ है, आपको जो हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शाम को जो होंगे क्वेश्चन आंसर जो होंगे न्यूमेरिकल का है, को ये क्या कहते हैं, जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हैं, उसमें न्यूमेरिकल वही बार बार दिमाग में आ रहा है। तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, रेलवे ने पूछा, वो भी आपको मिल जाएंगे शाम तक। ठीक है, 8 बजे तक आपको मिल जाएंगे, 7 से 8 के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट की भी दिक्कत है, दुर्दशा है, क्या किया जाए, लेकिन संभवतः प्रयास यही रहेगा। और यही कहेंगे कि एक बार बिलीव करिए और जुड़ने की कोशिश करिए। मुझे जितना आता है, जितना कर सकता हूँ उतना प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, ये समझ लीजिए, देख लीजिए चैप्टर का नाम। ठीक है, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। आप इसमें ये मत सोचिएगा कि आपको मतलब थोड़ा सा चीज़ें वो की जाएंगी, आपको चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बहुत ही डिटेल से। इसको ये मत सोचिएगा कि नहीं, आपको सिर्फ वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नज़र में रखते हुए सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दिए खत्म हो गया, नहीं भाई, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। देखिए, इससे समझने की बात करें, हम पहले समझेंगे ये जो लिखा है, ये जो लिखा है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझते हैं, इकाई का मतलब समझते हैं। इकाई चाहे नंबर में देख लीजिए, चाहे किसी भी भौतिक चीजों में देख लीजिए, चाहे आप कहते हैं कि जीवों में देख लीजिए, सब जगह पर ये इकाई कार्य करता है। ये इकाई क्या है? एक मानक है। ये कहा जा सकता है कि इसकी काउंटिंग की जा सकती है। ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि
छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़े आकार का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। एक बड़े आकार के जीव का निर्माण करती हैं, एक बड़े आकार के पदार्थ का निर्माण करती हैं, एक बड़े आकार में क्या कहते हैं या कहा जाता है बृहद संख्याओं का निर्माण करती हैं। भाई गिनती 1 इकाई से ही शुरू होती है। उसी तरह से एक घर का जो दीवार है ना, वो एक ईंट से शुरू होती है, तब जाकर एक मकान बनता है। उसी तरह से हमारे शरीर की भी शुरुआत एक इकाई से होती है, वो इकाई होती है सेल। वो इकाई क्या होती है, सेल, या इसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो हमारे शरीर की होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन कौन होता है, तो कोशिका होती है। हम क्यों बार बार भाई टेढ़े लिखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, तिरछा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। कोशिका क्या होती है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कौन होता है, तो कोशिका होती है। कोशिका क्या होती है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई भी कहते हैं। मूलभूत इकाई भी कहते हैं। मूलभूत इकाई भी कहते हैं। मूलभूत इकाई कहते हैं। मूलभूत इकाई कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कौन होता है, तो कोशिका होती है। कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका होती है जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, शुरू किए हैं, समझने की कोशिश करिए, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए, आगे चलते रहेंगे। ठीक है, समझते रहिएगा। कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं ना, भूलेंगे नहीं ना। चलिए अब देखिए 1665 ठीक है ईस्वी में, ठीक है, ईडी में, ईस्वी में 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक थे, एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, अब कहते हैं कि जब भी चीजें शुरू हुई, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन आया, ठीक है, उसमें जो भी चीजें देखी गई, वो जब परत दर परत खुलने लगी ना, वो अविश्वसनीय था। क्या था, वह अविश्वसनीय था। ठीक है, अभी मैंने हाल ही चैप्टर में पढ़ाया था कंडित, यानी बिजली का चमकना। लोग समझते थे कि ये भगवान नाराज हो गए हैं, ठीक है, भगवान गुस्से में है, लेकिन जब उसका विश्लेषण शुरू हुआ तो वो कुछ और ही निकल कर आया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ज्ञान विज्ञान है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ न कुछ चीज़ों को बदलाव लेकर आता है और हमें अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें समझते रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सीखते रहिए, सीखना हमारा काम है, आपका काम है। हमें यही सिखाया गया है कि सीखते रहिए, चीज़ें सीखने में ही भलाई है आपकी, आपको जीवन में सीखना ही है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हुआ क्या था, जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, हुक्स, रॉबर्ट हुक्स थे। रॉबर्ट हुक्स ने क्या किया, एक कार्क, अब कार्क के बारे में मत पूछिएगा प्रभु, ठीक है, कार्क के बारे में मत पूछिएगा। ठीक है, अगर कार्क के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, फिर तो कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम कह ही नहीं सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, समझ में आई बात, तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कार्क की पतली काठ, ठीक है, किसकी काठ, तो पतली काठ, काठ, ठीक है, को लिया। ठीक है, और उन्होंने अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी
अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। ठीक है, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया, इसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के आकार के क्या देखे, कुछ संरचनाएं देखने को मिली। ठीक है, कुछ संरचनाएं देखने को मिली। और ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, इसमें से निकलने वाला जो सेल था वो डेड था। कैसा था, डेड सेल था, सेल डेड था। ठीक है, और उन्होंने पहली बार बताया कि कोशिका ये है। ठीक है, उन्होंने कोशिका के बारे में बताया। ठीक है, कब बताया, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बताया। किसने बताया, तो रॉबर्ट हुक ने बताया। ठीक है, और उन्होंने दिखाया कि कोशिका कैसी होती है। और कार्क जो है एक वृक्ष है, उसी से क्या किया था, इसके छाल को निकाल कर इन्होंने बताया था। ठीक है भाई, बता दिए कार्क के बारे में भी सुन लिए हैं आप। ठीक है, अब आगे की तरफ चले, आगे की तरफ चले और बता ही दिया कि जो ये सेल था ये नॉन लिविंग सेल था। कैसा सेल था, तो नॉन लिविंग सेल था। ठीक है, जिसको रॉबर्ट हुक ने बताया या खोज की। ठीक है, किस सूक्ष्मदर्शी से की, तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से की थी। ठीक है, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से की थी। ठीक है, अब आगे की तरफ चले, आगे चले, एक और वैज्ञानिक उसी के आगे जोड़ते हैं। ठीक है, आगे और एक वैज्ञानिक को जोड़ते हैं। ठीक है, आगे एक और वैज्ञानिक को जोड़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं और आगे चीज़ों को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक थे वैज्ञानिक एवी ल्यूवेनहॉक। कौन थे, एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, या ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक जीवित कोशिका का क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। और किससे की थी, तो तालाब का जो जल था उसमें से उन्होंने खोज की थी। ठीक है, और यह एक कोशिकी था। ठीक है, क्या किया था, एक कोशिकी था। ठीक है, सबसे पहले तालाब के जल से जीवित कोशिका का पता लगाया था। किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक अभी पढ़ा रहे हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी की तरह सुनते जाइएगा, लिखवा देंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने किया था और कहाँ से किया था, तालाब के जल से, तालाब के जल से, तालाब के जल से किया था, तालाब के जल से किया था। तालाब के जल से जीवित कोशिका को खोज निकाला था। जीवित कोशिका को क्या किया था, खोज निकाला था। जीवित कोशिका को क्या किया था, खोज निकाला था। कौन खोज निकाला था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब पता चलना चाहिए कि भाई किस सन में किया था, कब किया था, किस सन में किया था, तो इन्होंने 1674, ठीक है, ईडी में क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, ईडी, ठीक है, ईस्वी में खोज किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ईस्वी में खोज किया था। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए एक वैज्ञानिक और आए, एक वैज्ञानिक और आए। अच्छा, कार के बारे में सुन लीजिए। इसमें एक होता है सुबेरीन, क्या होता है, तो सुबेरीन होता है। ठीक है, सुबेरीन होता है। ठीक है, ठीक है, सुबेरीन होता है। यह सुबेरीन पूछ लेता भाई, क्योंकि अभी दिमाग में आया, क्वेश्चन पूछा था इस वजह से बता दिया। ठीक है, सुबेरीन। ठीक है, काश कि हम आपसे ऑनलाइन जुड़ पाते। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते तो चीज़ों को और क्लियर होता है। तो सुबेरीन जो थे, सुबेरीन जो होती है इस कार्क में पाया जाता है। ठीक है, कार्क में पाया जाता है, जिसकी वजह से जल तथा गैस के लिए जो मतलब क्या कहते हैं, पारगम्यता पाई जाती है, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, सुबेरीन जो होता है किसी भी पौधे में अगर है तो वो जल तथा गैस की जो पार करके आना जाना लगा रहता है, विनिमय की क्रिया होती है, उसको समाप्त कर देता है। इसी वजह से ये सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। यही कारण है, यही कारण है, याद रखिएगा, सब लिखवाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से पारगम्यता, जल तथा गैस की पारगम्यता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब चले रॉबर्ट ब्राउन की तरफ। इसी कोशिका में, ठीक है, इसी कोशिका में, इसी कोशिका में, कोशिका में, ठीक है, इसी कोशिका में उन्होंने, इसी कोशिका में एक चीज और खोज निकाली। ठीक है, किसने खोज निकाला, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज निकाला। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की, केंद्र की खोज की। किसने की,
तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब किया, कब किया, ठीक है, देखिए ये 1665 में किए, 1674 में किए, फिर जाते हैं काफी लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद लगभग 200 वर्षों के बीच का अंतराल था, ठीक है। तो 1831 में, ठीक है, लगभग, मैंने पूरा नहीं कहा है, 1831 ईस्वी में, ठीक है, 1831 ईस्वी में क्या किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी थी। फिर से सुनिएगा, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार से निकाला था, ठीक है, वो डेड सेल थी। क्यों थी, क्योंकि सुबेरिन नामक तत्व पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, जिसकी वजह से गैस और जल का क्या होता है, पारगम्यता समाप्त हो जाती है और सेल डेड कर जाता है। उसके बाद आए एवी ल्यू वेन हॉक आए, इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज कर दी तालाब के जल से, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़े तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया था, केंद्र की खोज कर दी थी कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्र की खोज कर दी थी, ठीक है, केंद्र की खोज कर दी थी। और याद रखिएगा जो रॉबर्ट कहाँ गए, तो ये जो है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखते चलिए, समझते चलिए, चीजों को पकड़ते चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम चीजों को सिर्फ मतलब कहते हैं परत दर परत पढ़ें, नहीं, हमें सब कुछ डिटेल से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लिखना भी है, ठीक है, उसके बाद लिखना भी है। समझा रहे हैं फिर लिखा भी देंगे और आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज की। अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, फिर हम अपना डिटेल डालना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी घबराइए नहीं, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, फिर अपना डिटेल हम डालना शुरू करेंगे। जीव द्रव्य, कोशिका की साइज क्या होती है, एक कोशिकी जो जीव होता है उसकी साइज क्या होती है, एक कोशिका होती है उसकी साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, किस तरह से बिहेव है, वो सब हम करवाएंगे। लेकिन अभी जो है एनसीईआरटी चलिए, जीव द्रव्य, ठीक है। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो सेल और केंद्रक के बीच पाया जाता है, ठीक है। जो सेल होता है यानी कोशिका जो होती है और केंद्रक के बीच में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। यह एक जैविक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी पुरुकंज ने की थी, किसने की थी, पुरुकंज ने की थी, ठीक है, किसने की थी, तो पुरुकंज ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, किसने की थी, तो पुरुकंज ने की थी, पुरुकंज ने की थी, ठीक है, पुरुकंज ने की थी, ठीक है। कहाँ लिखे भाई, चलिए यहीं लिख लेते हैं, पुरुकंज ने की थी, ठीक है। कब की थी, तो 1839 में किया था, 1839 में, 1839 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसको बस खाली समझिए, एक कहानी की तरह समझिए। पहले हमने डेड सेल खोजा, फिर जीवित सेल खोजा, फिर सेल में केंद्रक खोजा, फिर सेल के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसको खोज लिया, उसकी खोज किसने की, तो वो भी बता दिया, पुरुकंज ने किया। कब किया, 1839। और क्रम देखिए, 1665, 1674, फिर 1831, फिर 1839। देखिए याद करने का तरीका होता है, एक बार में याद कर लीजिए, ठीक है, एक बार दो बार रिवाइज करिए, याद रखिए, क्रम देखते जाइए। सबसे पहले कौन आए, तो दादा आ गए, ठीक है, रॉबर्ट हुक आ गए। कब आए भाई, 1665 में लेके आ गए। फिर उनके पुत्र आए जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, एबी ल्यूवेन हॉक आ गए। कब आए, 1674 में आए। क्या किए, तो जीवित कोशिका की खोज कर दिए। फिर उसके बाद कौन आ गया, रॉबर्ट हुक ब्राउन आ गए। क्या कर दिए भाई, केंद्र की खोज कर दी। फिर उसके बाद कौन आ गया, पुरुकंज आ गए, वो क्या कर दिए भाई, जीव द्रव्य की खोज कर दी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और फिर क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी आ गए, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी, बहुत सारी चीजें खोजने लगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद करने का तरीका है। फिर क्या हुआ, फिर आया कोशिका का सिद्धांत, फिर क्या आया, कोशिका का सिद्धांत आया, ठीक है। फिर क्या आया, कोशिका का सिद्धांत आया। 2 मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं।
कोशिका का सिद्धांत। दो लोग लेकर आए, दो लोग लेकर आए, एक 1838 में आया और एक लोग 1839 में लेकर आए, 38 और 39 में लेकर आए, ठीक है, याद रखिएगा 38 और 39 में लेकर आए, ठीक है। एक थे एम स्वीडन, कौन थे? एम स्वीडन, ठीक है, एम स्वीडन आए, ठीक है। फिर एक आए टी स्वान, टी स्वान, समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीजें समझाएंगे, सारी चीजों को समझाएंगे, ठीक है। एम स्वीडन और टी स्वान ये लेकर आए तो 1838, ठीक है, 1838 में। ये लेकर आए 1839, ठीक है, ठीक है, 1838 और 39 में लेकर आए, ठीक है, 1838 और 39 में लेकर आए कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत लेकर आए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आई बात भाई। जो स्वान थे ये कौन थे और जो एम स्वीडन है ये कौन थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक प्राणी जगत वैज्ञानिक थे, ठीक है। दोनों लोग अपने अपने विभाग में क्या थे, ठीक है, क्या थे? मास्टर थे, ठीक है, समझ में आई बात। तो जो स्वीडन थे, ठीक है, जो स्वीडन थे वो क्या थे? तो स्वीडन जो थे वो कौन थे? तो वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, ठीक है, वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। कौन? ये जो थे वनस्पति शास्त्री थे, ये प्राणी शास्त्री थे, प्राणी जगत शास्त्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों लोग, एक वनस्पति शास्त्री थे ऊपर वाले और ये नीचे जो थे वो क्या थे? प्राणी शास्त्र के जानकार थे, ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों ने मिलकर क्या किया था? प्राणी शास्त्री और वनस्पति शास्त्री जी जो थे दोनों लोगों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कहा कि सभी जीव, ठीक है, कोशिका से मिलकर बने हैं। साधारण शब्दों में समझिए, जो एनसीईआरटी लिखा है, घुमा कर लिखा है, उसी को हम आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेगा और यही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी कोशिका जब कलेक्ट होती है तभी जीव बनता है, ठीक है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये भी उन्होंने कहा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ठीक है, एक कोशिका से होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी, कोई भी जीव की उत्पत्ति जो है वो एक कोशिका से हुई है। किसी भी जीव की उत्पत्ति उठाकर देख लीजिए, एक कोशिका से हुई है, ठीक है, एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक कोशिका तो स्वतंत्र होती है लेकिन ये साथ में मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं। अगर प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र नहीं होती तो पैरामीशियम आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जो एक कोशिकी होते हैं, ठीक है, वो अपने रहते हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलते। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक कोशिका जो होती हैं वो क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, स्वतंत्र है। प्रत्येक कोशिका क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन वो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र मतलब कार्य नहीं कर सकता, वो अपना कार्य करता है, जैसे भोजन का भक्षण करना, उनका पाचन करना, फिर उससे जो कहते हैं कि उत्सर्जित तत्व है वो बाहर निकाला, अपने पास है, उनके पास, एक कोशिका के पास हर अंग मौजूद है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। प्रत्येक कोशिका में अपना खुद का केंद्रक होता है, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? खुद का केंद्रक होता है, खुद का केंद्रक होता है, ठीक है, खुद का केंद्रक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक का क्या होता है? अपना खुद का केंद्रक होता है। ये चीज याद हो गई, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो केंद्रक होता है ये क्या करता है? पूरा एक उसकी जो जीव है उसके कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं, ठीक है, सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ जीव उसमें आपको देखने को, सभी नहीं, कुछ, सॉरी सभी निकल गया,
कुछ जीव जो होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं, जो कोशिका में जो सिद्धांत लगाए गए उनका अनुपालन नहीं करते। कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कोशिका के सिद्धांत हो गए, सेल थ्योरी हो गई। ये क्या हो गई? सेल थ्योरी हो गई। ठीक है, सेल थ्योरी हो गई। ठीक है, किसने किया? इन्होंने किया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए। ठीक है, एक और वैज्ञानिक आए, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चो। ठीक है, उन्होंने क्या किया उसके बारे में भी सुन लीजिए, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो विर्चो जो थे, देखिए इन्हीं की बात हो रही है। विर्चो ये 1855 में ये भी अपना बात कह के गए, ये भी सिद्धांत में शामिल हो गया। और ये जो सिद्धांत था ये काफी कहते हैं कि एडवांस सिद्धांत था, और ये सच में क्या हुआ था कि बात मतलब कहते हैं कि ये एक अलग ही सिद्धांत देकर गए। कहे कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, सभी कोशिकाएं जो होती हैं, चाहे जो भी कोशिका उठाकर ले लीजिए, कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। यानी कोशिकाओं को बनाने वाले जो कोशिका है वो उसकी क्या होगी? जनक होगी। ठीक है, और जो जनन करेगी नई कोशिका की क्या करेगी? जनन करेगी। अब वो कोशिकाओं का जनन किस तरह से होगा, आगे आने वाले चैप्टर में आपको सब दिखेगा साफ साफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ये सारी चीजें इतना तो कम से कम पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, देखिए भाई, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई ही कहते हैं। और क्या है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क को काटकर अनगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सेल को देखा। कार्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया, जिसमें सुबेरिन होता है। ठीक है, सुबेरिन होता है, उसकी वजह से जल और गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण डेड सेल होती है। ल्यूवेनहक ने 1674 ईस्वी में तालाब के जल में जीवित कोशिका का पता लगाया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्र की खोज की। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, जेई पुरुकंज ने 1839 ईस्वी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि खोज कर दी थी, मैंने ये कब बोल दिया था? नहीं भाई, उन्होंने तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। किसने दिया था? तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जेई पुरुकंज ने सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया है, जिसे माइकोप्लाज्मा क्या है भाई? गैलोसेप्टिकम कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, और इसका व्यास, ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम जो है। ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा ये जाता है, और इसका व्यास पूछा जाता है, और इसका व्यास भी अवेलेबल है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका देख लीजिए 170 mm टू क्या होता है 135 mm होता है। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। कोशिका का आयाम यानी आकार होता है। ठीक है, उसको मापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब सेल थ्योरी के बारे में लिखवा भी देते हैं, एक बार और रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वीडन एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे, प्राणी शास्त्री थे और एक वनस्पति शास्त्री थे। इन दोनों ने मिलकर पहली बार सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, पहली बार क्या किए थे? सेल थ्योरी दिए थे। कौन दिए थे? तो दो वैज्ञानिक। ठीक है, दो वैज्ञानिक। ठीक है, कौन कौन दो वैज्ञानिक? तो स्वीडन एंड स्वान। कौन कौन? स्वीडन एंड स्वान। ठीक है, स्वीडन और स्वान जो थे वो दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सिद्धांत दिया था। ठीक है, दो वैज्ञानिक स्वीडन। ठीक है, स्वीडन क्या थे? वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति, याद रखिएगा, शास्त्री। ठीक है, वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, स्वीडन जो थे वो कौन थे? तो वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, स्वीडन जो थे वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, स्वीडन हो गए और ये वनस्पति शास्त्री थे।
और क्या थे, वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने कब कहा, तो सॉरी देखिए 19 बोलने जा रहे थे, 18 ठीक है, 18 ठीक है, 1838 ठीक है। स्वीडन, दो वैज्ञानिक स्वीडन 1838 ईस्वी तथा स्वान, ये कौन थे, तो प्राणी शास्त्री थे, यही लिख देते हैं प्राणी शास्त्री ठीक है, प्राणी शास्त्री ठीक है। 1839 ईस्वी में ठीक है, ईस्वी में ठीक है, प्राणी शास्त्री ठीक है, 1839 ईस्वी में ठीक है, ठीक है, प्राणी शास्त्री ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया ठीक है। विंचो के बारे में ये लिखा है, घबराइएगा नहीं। पहला सिद्धांत सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात ठीक है। सभी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से, साफ शब्दों में सुनिएगा, एक कोशिका से हुई है ठीक है, एक कोशिका से हुई है। दूसरा हो गया ठीक है। तीसरा, सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है ठीक है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, प्रत्येक कोशिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र है, प्रत्येक कोशिका क्या है, स्वतंत्र है ठीक है। परंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं, ठीक है, देख लीजिए भाई, प्रत्येक कार्य को संपन्न करती है, देख लीजिए ठीक है, करती है ठीक है। ये कोशिका का सिद्धांत है, देख लीजिए। अभी और है भाई ठीक है, अभी और है ठीक है। कोशिका जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा ठीक है। एक वैज्ञानिक थे विरचो, कौन थे, तो विरचो लिख देता हूं क्योंकि ये जोड़ा गया है, विरचो कौन थे, सॉरी विरचो ठीक है, विरचो ठीक है, इसीलिए इनको हमने ये दिया है, फिर उसका विरचो ने ठीक है। विरचो ने क्या कहा कि प्रत्येक कोशिका ठीक है का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है ठीक है, प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होता है ठीक है, ठीक है। तो विरचो ने 1855 में ठीक है, 1855 में, इसे हटा दीजिए, विरचो ने 1855 ईस्वी में बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी
अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है, पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। ठीक है, 1855 ईस्वी में दो वैज्ञानिक स्वीडन 1838 ईस्वी में स्वान प्राणी शास्त्री, ये वनस्पति शास्त्री और ये प्राणी शास्त्री, 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, सभी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है परंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती है। विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। बस इतना ही याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा, यही आपको चीजें लेकर चलनी है और यही सब चीजों से आगे बढ़ना है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से बढ़ना है। ठीक है, और कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी तब और आसान हो गई जब 1940 में सूक्ष्मदर्शी, यानी जो आपका कहा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या हो गई खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या हुआ, इनके जो विशिष्ट अंग थे, जो छोटे छोटे अंग थे, उनकी भी खोज होना शुरू हो गया था। ये चीज याद रखिएगा, ये इतना आपको समझना है, इतनी आज चीजें आपको लेकर चलनी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जो कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती हैं। उनकी विशिष्ट संरचना के कारण वो अपवाद में है, उनकी विशिष्ट संरचना के कारण क्या है, वो अपवाद में है, और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कि हम उन सब चीजों को लेंगे, उन सब चीजों को शामिल करेंगे जिससे हमारा क्या हो सके, चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, उन सब चीजों को लेंगे क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आएगा, हो सकता है कि उसके डिटेल से पूछे, तो सारी चीजें आपको तैयार रखनी है, सारी चीजें आपको क्या करनी है, तैयार रखनी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ बात करेंगे। चलिए देखिए, ये हो गया, हमने कहा कि विशिष्ट कार्य होता है, उन विशिष्ट कार्यों की वजह से वो क्या होती है, अनुपालन नहीं करती है। पहले हम मनुष्य की बात कर लेते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, हर एक कोशिका का अपना एक मूलभूत कार्य होता है जिसकी वजह से वो जानी जाती है। ठीक है, वो उस कार्य की वजह से नहीं जानी जाती है। अब जैसे अगर एक पशु की बात करें, एक मानव की बात करें, तो पशु जो होता है, जैसे गाय है, घास खा सकती है, उसको पाचन करने की ताकत उसके अंदर होती है, एक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से वो पचाते हैं, या उनके जो सेल्स होते हैं उस तरह होते हैं। क्या हम पचा सकते हैं? नहीं पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, तो हर का अपना एक विशिष्ट कार्य है। अब उसी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कुछ कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, वो बाहर निकालती हैं। और कुछ क्या करते हैं, जो हृदय में हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड की पंपिंग में हेल्पफुल होती है। ये भाई कोशिकाओं से ही तो मिलकर बने हैं। ये मतलब हमारे ही शरीर में अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को देखा जाए तो उनके श्रम विभाजन के आधार पर जब उनके बारे में चर्चा की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उनके विशिष्ट गुण के कारण ही उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। अब हम कोशिकांग जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो कोशिकांग अपने विशिष्ट गुण के कारण मानी जाती हैं, अपने विशिष्ट गुण के कारण ही उन्हें कोशिकांग कहा गया है। ठीक है, ठीक है, और इन्हीं कोशिकांगों के जो गुण होते हैं, इन्हीं के कारण वो जीवित भी रहती हैं और कार्य करती हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, जब कोशिकाएं समूह में कार्य करने लगती हैं तो उन्हें उनके कार्य को श्रम विभाजन कहा जाता है। उनके श्रम के विभाजन के आधार पर कोशिकाओं का एक समूह क्या करता है, एक पूरी संरचना, एक बॉडी के एक अंग की क्या करते हैं, संरचना करते हैं। ठीक है, संरचना करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 प्रकार के गुण दिखाई देंगे। प्रत्येक कोशिकाओं में 3 प्रकार के क्या दिखाई देंगे, गुण दिखाई देंगे। एक प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलेगा, एक केंद्रक देखने को मिलेगा और एक कोशिका द्रव्य मिलेगा। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम एक कोशिका के बारे में चर्चा कर लें, फिर उसके बाद कोशिका 2 भागों में बटी है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद पहले अंग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कोशिका को विभाजित करेंगे। ठीक है, तो अंग के या उनके गुण के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में 3 प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में 3 प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, हमें गुण दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में 3 प्रकार के गुण दिखाई देते हैं।
कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, केंद्रक, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, ये 3 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कोशिका द्रव्य 3 प्रकार की देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझिए, झिल्ली का मतलब ही समझ लीजिए, जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है, पारगम्यता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पारगम्यता देखने को मिलती है, ताकि क्या हो सके, कोई भी चीज बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर जा सके और कोशिका के अंदर की चीज क्या हो सके, बाहर आ सके, ठीक है। समझ में आई बात? फिर से समझिएगा, यह झिल्ली इस प्रकार की होती है कि कोई भी घटक जो होता है, ठीक है, ठीक है, ये कोई भी घटक जो होता है, कोई भी पदार्थ, ठीक है, चाहे वो गैस हो चाहे जल हो, वो क्या हो सके, कोशिका के अंदर जा सके और वही चीज क्या हो सके, बाहर आ सके, ठीक है। यही कोशिका झिल्ली होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है, ठीक है। यह कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है, ठीक है, जो क्या करती है, कोशिका को पर्यावरण घटकों से क्या की करती है, तो अलग करती है। कोशिका को पर्यावरण घटकों से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो पदार्थ के अंदर और बाहर आने जाने का कार्य करती है, ठीक है। कोई भी चीज पदार्थ के अंदर जाए बाहर जाए, ये चीजें देखने को मिलती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी क्या करती है, रोकती है। भाई जो चीजें अनावश्यक है, जो चीजें आकार में बड़ी हैं, जो कोशिका को हानि पहुंचा सकती हैं, जिनको कोशिका डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो उसको अंदर जाने का परमिशन नहीं देती है। उनको अंदर जाने का परमिशन ये कोशिका की झिल्ली जो होती है नहीं देती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इसे वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। कंफर्म है? इसे ही क्या कहा जाता है, वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह कोशिका की सबसे, क्या ही कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, हेलो डाले नहीं, लिखवाना शुरू। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कहीं कहीं पर प्लाज्मा लिखा जाता है, ठीक है। इसमें मात्रा में कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमें मात्रा सीखना नहीं है। हमने क्या कहा, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। यह कोशिका को कोशिका को कोशिका को पर्यावरण के घटकों से अलग करती है, ठीक है। पर्यावरण के घटकों से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, अलग करती है। यह कुछ पदार्थों को कोशिका के
अंदर या अंदर बाहर या आर पार आने जाने देती है। ठीक है, कोशिका के अंदर बाहर आर पार आने जाने देती है। ठीक है, कुछ पदार्थों को। ठीक है, यही कारण है कि इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पहले ये याद करिए। ये याद ध्यान दीजिए, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए, इतना हो गया। मैंने कहा कि इतना आपको मैंने पढ़ाया, इसको रिवाइज करिएगा। दूसरी चीज मैंने कहा 5 बजे तक आपको पिछले चैप्टर के जो मैंने पढ़ाए हैं इनके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी रेलवे के ही मिलेंगे। चाहे आप टीचर की भर्ती हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, सब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन रहेंगे सब उसमें आने वाले हैं। तो उनको जरा देखिएगा। कहाँ कितने बजे? टाइम 5 बजे आपको अपलोड मिल जाएगी। ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, आधे घंटे में आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से लगे रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बकवास नहीं आती है, मुझे हमेशा काम याद आता है कि हाँ मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं वही करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, शेयर करिए ना करिए आप, लेकिन मेरा काम है कहना, कह दिया। और 8 बजे तक आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के वो भी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।